Good morning, student. Now, this section of history, chapter 2, the establishment of British Empire in India. Okay, ये आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री पोर्शन का. काफ़ी टाइम के बाद हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपको फॉर इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आपकी जो आपकी हिस्ट्री है 8th स्टैंडर्ड की आपकी जो हिस्ट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में आप हिस्ट्री नहीं सारी स्टोरीज़ पढ़ेंगे. ब्रिटिश का यहाँ पर आना, ब्रिटिश एम्पायर का एज अ ट्रेडर के रूप में आकर यहाँ बस जाना, बैटल्स ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, वॉर्स, फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम्स की स्टोरीज़. यानी ये जो हिस्ट्री है 8th की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होती है. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 से, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. इस टॉपिक से कुछ माइंड में क्रिएट नहीं होता कोई सीन, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, यानी किस तरह ब्रिटिश जो थे एस्टैब्लिश हो गए इंडिया में एज अ एम्पायर के रूप में. तो ये कैसे हुए, 6th में पढ़ा था, कुछ 7th में पढ़ा होगा. 7th का कुछ कनेक्ट करो अपने माइंड में, सल्तनत पीरियड, देन मुगल पीरियड, करो कनेक्ट, चैप्टर खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएगा. मुगल पीरियड में हम माने जाते हैं कि औरंगज़ेब जो थे वो लास्ट मुगल रूलर नहीं थे, लेकिन एज अ पावरफुल लास्ट मुगल रूलर थे. माना जाता है कि औरंगज़ेब जो थे वो मुग़ल रूलर थे, लास्ट नहीं थे, लेकिन एज अ पावरफुल मुग़ल रूलर थे. औरंगज़ेब जब तक थे उनके टाइम तक कंट्री जो थी, हमारी जो कंट्री थी वो काफ़ी एक्सटेंडेड थी और एक कहते हैं प्रभावशाली व्यक्तित्व जो था वो औरंगज़ेब का था और वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने किया था कंट्री पे. लेकिन क्या हुआ, औरंगज़ेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब द लैटर रूलर्स प्रूव टू बी inefficient and foreign power got opportunity to establish their ruler in India. अब क्यों ऐसा हुआ, वो इसलिए ऐसा हुआ कि आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि किस तरह मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल एम्पायर की डिक्लाइन स्टार्ट हो गई थी जब डेथ हुई थी, औरंगज़ेब की डेथ हुई थी 1707 में. उसके बाद क्या देखा गया था कि ये जो ये मुग़ल एम्पायर था तो उनके जो बेटे थे उन लोगों ने इसको तोड़ दिया था. नाम सुना होगा मुर्शिद कुली खां, आलम शाह फर्स्ट जो बहादुर शाह के नाम से जाने गए थे. तो उन्होंने अपने अपने किंगडम्स को इंडिपेंडेंट करके वो सेपरेट हो गए थे. उनके जो बच्चे थे मुर्शिद कुली खां, असफ जहाँ, ये सारी जो सिस्टम थे. अब एक बात समझ लीजिए कि एक किंगडम है पूरा अपने आप में एक पावरफुल किंगडम है. इस पावरफुल किंगडम में अगर छोटे छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम बन गए तो ये कितना सा रह गया. देखिए आप, ये कितना सा रह गया, ये यहाँ से ये तो ये कम हो गया. अब जैसे जैसे पावर्स कम होती जाएगी, आपके किंगडम के, आपके एम्पायर के टुकड़े होते जाएंगे, आपकी पावर खुद ब खुद कम हो जाएगी. हम भी देखते हैं ना कि एक हम 5 उंगलियों को मुट्ठी में बंद कर ले, एक जो मुट्ठी बनती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, उनमें से एक फिंगर अगर खोल दे कोई भी तो बाकियों को खोलना कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत इजी वर्क हो जाता है. यानी बंद रहे तो बहुत बड़ी ताकत है, खुल जाए तो उसे कोई भी हरा सकता है. ऐसा ही यहाँ हुआ कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया और इसी के साथ साथ हमारे जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी. अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, कहाँ से आई, क्यों आई, तो अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो यूरोपियन ट्रेड हैड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. Many scholars and kings sought to increase their wealth, which reflected their national power and influence in the world. New trade routes had already been discovered during the voyages
इन 15th। हम बात करें तो यूरोपियंस की, इंग्लैंड की, फ्रांस की, डच की, पुर्तगीज़ की, नीदरलैंड की, तो ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जो इंडिया में ट्रेड करने आती थी। अब ट्रेड करने आती थी तो भाई ये ट्रेडर से रूलर कब बन गए? चलिए नज़र डालते हैं कि ये ट्रेडर से रूलर कैसे बन गए। तो ये देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी comes east in 1600 royal charter granted to East India Company, granting the sole right to trade with the east। मीन्स ये आप कहोगे मैम ये चार्टर क्या है? तो चार्टर को हम अगर सिंपली कहें तो आप इसे परमिशन के रूप में कह सकते हो कि परमिशन तो परमिशन किसने दी, किसको दी? तो क्या था कि एक कंपनी थी, ठीक है, एक कंपनी थी इंग्लैंड की यानी ब्रिटिशर्स की, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था। और भी कंपनीज हैं क्योंकि जब भी ट्रेड करते हैं, हम समझ लीजिए बात को, हम ट्रेड करते हैं तो कोई भी बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के लिए पहले हमें एक इस्टेब्लिश करनी पड़ती है कंपनी का नाम देना पड़ता है। तो इसी तरह ये भी कंपनी थी, ब्रिटिशर्स की कंपनी थी, ब्रिटिश इंग्लैंड की कंपनी थी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ठीक है। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? ये ट्रेड करती थी। यही नहीं, बाकी जितनी भी मैंने कंट्रीज़ के नाम लिए हैं आपको, नेदरलैंड, डच, पुर्तगीज़, यहाँ इन कंट्रीज़ की जितनी भी ट्रेड कंपनीज़ थी वो क्या करती थी? वो एक सिस्टम है, आपकी बुक में एक नाम आया होगा जिसको मर्केंटाइलिज्म कहते हैं। मर्केंटाइलिज्म मतलब कहीं से भी किसी भी कंट्री से या अपनी खुद की कंट्री से सस्ते दामों में कोई भी चीज़ को, किसी भी गुड्स को बाय करना, ख़रीदना और उसे जहां उसकी डिमांड है, जिस मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है, उस मार्केट में ले जाके उसे महंगे दामों में बेच देना मर्केंटाइलिज्म कहलाता है। समझ में आया? किसी भी चीज़ को सस्ते दामों में ख़रीदना और उसे दूसरी जगह महंगे दाम में ले जाके बेच देना मर्केंटाइलिज्म कहलाता है। चलो ये तो समझ में आ गया। तो ये चार्टर क्या था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये ये क्वीन एलिजाबेथ के पास गई। क्वीन एलिजाबेथ उस टाइम पे 1600 में इंग्लैंड की क्वीन थी, एलिजाबेथ फर्स्ट। तो ये कंपनी जो थी 1600 में क्वीन एलिजाबेथ के पास जाती है और ये कहती है कि आप हमें परमिशन दो कि हम इंडिया में जाकर ट्रेड करें, लेकिन सिर्फ हम ही जाएंगे और कोई भी प्रॉफिट का एक सिस्टम होता है कि भाई इतना जो प्रॉफिट हमें मिलेगा वो हम आपको दे देंगे। तो इस तरह से एक इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। तो रॉयल चार्टर यानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इन्हें एक रॉयल चार्टर देती है, यानी एक परमिशन देती है कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अब ब्रिटिशर्स का कोई भी कंपनी इंडिया में ट्रेड करने नहीं जाएगी। इंडिया में ट्रेड करने का एक सोल ऑफ ट्रेड यानी इन्हीं को परमिशन मिली है। अब इनके अलावा और ब्रिटिशर्स से, इंग्लैंड से कोई कंपनी नहीं जाएगी। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नाम, क्योंकि ये इंडिया ट्रेड करने जाती है तो ये अपने नाम के आगे, क्योंकि ईस्ट से जाती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना नाम रखती है और ये मूव करती है इंडिया की तरफ। अब इंडिया की तरफ ये क्यों मूव करते हैं? क्योंकि देखिए, माना जाता है उस टाइम पे जो हमारे स्पाइसेस थे इंडिया के, हमारी कंट्री के, वो वर्ल्ड फेमस थे। उन स्पाइसेस में क्या क्या आता था? सिनेमन्स आते थे, ब्लैक पेपर आते थे और साथ साथ कॉटन भी आता था। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो अट्रैक्ट करती थी अदर कंट्रीज़ को इंडिया में ट्रेड करने के लिए।
क्योंकि यहाँ पर इन्हें जो गुड्स मिलते थे वो बहुत ही लो प्राइस में मिलते थे, चीप प्राइस में मिलते। अब चीप प्राइस में मिलेंगे और हमारे यहाँ की जो स्पाइसेस की जो डिमांड थी वहाँ बहुत ज़्यादा थी, तो चीप प्राइस में ख़रीदते थे और अपनी मार्केट में ले जाके बहुत अच्छे प्रॉफिट में बेचते थे। तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये ट्रेड किसको बुरा लगेगा, नहीं था। तो ये एज अ ट्रेडर आए थे, रॉयल चार्टर के साथ आए थे, यानी परमिशन के साथ आए थे। और जब ये आए, ईस्ट इंडिया कंपनी बॉट गुड्स एट अ चीप प्राइस एंड सोल्ड देम एट अ हायर प्राइस इन यूरोप। देखिए, ये यहाँ से बहुत कम और सस्ते दामों में चीज़ें खरीद के लेके जाते थे और इन्हें बहुत महंगे दामों में यूरोप में बेचते थे, तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। जो हमारा कॉटन और सिल्क था वो एक बहुत बड़ी डिमांड थी यूरोप मार्केट में इसकी। पेपर, क्लोव्स, कार्डमन एंड सिनेमन्स वर इन ग्रेट डिमांड। ये मसाले हैं, पेपर काली मिर्च, क्लोव्स लौंग, कार्डमम यानी इलायची और सिनेमम यानी दालचीनी, ये गरम मसाले हैं जो इनकी बहुत डिमांड हुआ करती थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का जो वेदर क्लाइमेट था वो बहुत कोल्ड था। और ये जो स्पाइसेस थे ये अपने आप में जो इनकी क्षमता होती है वो बहुत गर्म की होती है, तो ये उसे एज अ टी, एज अ कुकिंग में यूज़ करते थे ताकि उनके अंदर जो उनकी हेल्थ अच्छी रहे। East India Company and its officials accumulated wealth by trade of India and caught attention for other European powers। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले ही यहाँ पर ऑलरेडी पुर्तगीज़ थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले पुर्तगीज़ जो थे यहाँ ट्रेड करते थे। English East India Company had to compete with other European companies such as French, Dutch and Portuguese। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली नहीं थी जो इंडिया में ट्रेड कर रही थी, अदर कंट्रीज़ भी, मैंने कहा था हमारे यहाँ के स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क वर्ल्ड फेमस थे, तो लोग आते थे अट्रैक्ट होकर, और क्योंकि इन्हें यहाँ से बहुत चीप प्राइस में गुड्स मिला करते थे तो वो खरीदते थे। तो इनके सिर्फ यही नहीं थे, हम ये देख रहे हैं कि फ्रांस भी था, डच भी था, पुर्तगीज़ भी था, ट्रेडिंग में कंपटीशन होते थे। बिकॉज ऑफ द पावरफुल नेवल फोर्स, ब्रिटिश won over other European power to become the champion of struggle of monotony of trade। देखिए क्या हुआ कि कंपटीशन का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है, कंपटीशन से क्या हो गया कि एक अगर मार्केट में एक ही कंपनी है तो वो अपने लिए फिक्स कर देगी कि भाई मैं इतने प्राइस में गुड्स खरीदूंगा, तुमसे सामान खरीदूंगा। अब एक ही कंपनी है तो देना पड़ेगा, जो भी रेट वो तय करेंगे। लेकिन अगर एक आप फॉर एग्जांपल आप एक शॉप पे जाते हो, आपको एक शर्ट पसंद आती है या टी शर्ट पसंद आती है, आपको अब वो टी शर्ट पसंद आ गई, उसने आपसे 500 रुपये मांगे, आपने उसके 200 रुपीज़ लगाए। अब आप मूव कर जाते हैं, हम अगर वो नहीं देता तो हमें पता है कि ये इतने में आ जाती है आराम से और ये दे देंगे, हम मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर कोई अदर कस्टमर आके उसी टी शर्ट के 250 लगा देता है तो वो आपको 200 में थोड़ी देगा, उसको 50 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं ना बेचने वाले को, सेलिंग वाले को, वो शॉप वाले को 50 ज़्यादा मिलेंगे तो वो आपको थोड़ी देगा, वो आपको नहीं देगा, वो 250 में जो खरीदेगा उसको देगा। या मान लीजिए कि हुआ ना कंपटीशन, तो यही हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फ्रेंच का, डच का, पुर्तगीज़ का कंपटीशन, यानी पहले जो चीज़ उन्हें, मान लीजिए कोई चीज़ उन्हें 10 की मिल रही थी, लेकिन अब क्या हुआ कि ये 4 कंट्रीज़ एक साथ हैं सामान खरीदने में, यार ये भी ये स्पाइसेस ही खरीदते थे, कॉटन सिल्क खरीदते थे। तो अब जो है मार्केट में, इंडियन मार्केट में इंडियंस को ये पता चल गया कि हमारे सामान की बहुत डिमांड है, तो अब हमने प्राइस बढ़ा दिए कि ठीक है, आप पहले हम 7 रुपये में बेचते थे, अब हम 10 में बेचेंगे, लेना है तो लो वरना और भी हैं। तो अगर आप 7 में नहीं ले रहे हो तो 10 में कोई और ले रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी अगर 7 में मांग रही है, डच 10 में लेने को ही तैयार है, क्योंकि वो आगे जाके 15 में ईजी में बेच सकती है। तो क्या हुआ, अगर 3 रुपये का ज़्यादा दे के लेकिन 5 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है तो डच ईजी वे में ले जाएंगे कि उन्हें उनके मार्केट की जो डिमांड है उसे पूरी करनी है।
कुछ तो प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये कंपटीशन चला कि खरीदना है तो खरीदना, जिससे क्या हुआ, हमारे जो गुड्स थी उनकी भी कीमतें बढ़ गई और जो प्रॉफिट था इन लोगों का, जो फॉरेन कंपनीज का प्रॉफिट था वो कम हो गया। तो ये कंपटीशन का नुकसान वाला सिस्टम सामने आता है। जब कंपटीशन होता है मार्केट में तो कंपटीशन लेवल पे प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है। तो हमने ये देखा आज कि किस तरह ट्रेड करने ईस्ट इंडिया कंपनी आई और आगे क्या होता है, ये किस तरह इन सबको यहाँ से भगा देते हैं, ये हम आगे की स्टोरी में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।